अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी ज़ियाद बातर। बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी जगह सुल्तान नाम का एक बादशाह हुकूमत करता था। उसके एक बेटी थी, नाम था कमर खान। वो बहुत ही शर्मो हया वाली, अक्लमंद और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसमें और भी बहुत से गुण थे। तीरंदाजी, नेज़ाबाजी और तलवार चलाने में औरतें तो क्या, कोई मर्द भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। बादशाह सुल्तान को अपनी बेटी बेटे से भी बढ़कर अजीज थी, और जो मर्द कमर खान से शादी करने के लिए बेताब थे उनकी कोई गिनती नहीं थी। दूर और नज़दीक के मुल्कों से कितने ही शहजादे और वजीरजादे उससे शादी के आरजूमंद थे, लेकिन कमर खान को उनमें से कोई पसंद ही नहीं आता था। जब भी कहीं से पैगाम आता, कमर खान कह देती कि मुझे शादी नहीं करनी है। बादशाह के दरबार में एक माहिर फन कारीगर था जो हर हुनर में यकता था। उसकी बनाई हुई चीज़ें बादशाह को बहुत पसंद आती थीं। चुनाचे उसने उस बूढ़े कारीगर को शाही महल में काम करने वाले तमाम हुनरमंदों का सरदार मुकर्रर कर दिया था। उस बूढ़े कारीगर के एक बेटा था जिसकी उम्र 20 साल की हो चुकी थी। वो बहुत खूबसूरत और सजीला जवान होने के साथ साथ बड़ा होशियार जियाला भी था। उसका नाम था ज़ियाद बातर। पहलवानों में उसकी बड़ी इज्जत और शोहरत थी। बूढ़े कारीगर को अपने बेटे को हुनर सिखाने की ख्वाहिश पैदा हुई। उसने बेटे को अपने पास बुलाकर उसे कहा, बेटे, अगर तुम हुनर सीखो आगे चलकर तुम्हारे काम आएगा। थोड़े दिनों में ज़ियाद बातर ने अपने बाप से बहुत से हुनर सीख लिए। बूढ़ा कारीगर अपने बेटे की जहानत और होशियारी को देखकर बहुत खुश होता था, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि उसका बेटा मोहब्बत की आग में जल रहा है। नौजवान रातों को सो नहीं पाता था, बस आंसू बहाता और हसीन शहजादी कमर खान के ख्याल में तड़पता रहता था। एक दिन शहजादी कमर खान ने बूढ़े कारीगर से फरमाइश की कि वो उसके लिए एक कमान बना दे। कारीगर फौरन उस काम में लग गया और कुछ ही दिनों में उसने वो कमान तैयार कर ली। ज़ियाद बातर भी चोरी छुपे एक कमान बनाने में लगा हुआ था। जब कमान बनकर तैयार हुई तो नौजवान उसे अपने बाप को दिखाया। बेटे का हुनर देखकर बूढ़ा कारीगर दंग रह गया। बेटे की कमान खुद उसकी कमान से कहीं अच्छी बनी थी। उसको हाथ में लेने पर कोई भी उसकी खूबसूरती और नज़ाकत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता था। इस पर एक इश्किया शेर कंधा किया हुआ था। बूढ़ा कारीगर बहुत खुश हुआ। उसने बड़े प्यार से बेटे के माथे को चूम लिया और कहा, शाबाश बेटे, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे औजारों से इस सफाई से काम लेना सीख गए हो। अब तुम्हें कभी फाका नहीं करना पड़ेगा। बूढ़े कारीगर ने खुद जो कमान बनाई थी उसको अपने पास रख लिया, और जो कमान उसके बेटे ने बनाई थी उसे शहजादी को भेज दिया। ज़ियाद बातर की बनाई हुई कमान शहजादी को बहुत पसंद आई। उसे इसी किस्म की कमान की आरजू थी। चुनाचे उसने बूढ़े कारीगर को बेशबहा इनाम भेजा। थोड़े दिनों बाद बूढ़े कारीगर का इंतकाल हो गया। बादशाह ने उसकी जगह उसके बेटे ज़ियाद बातर को दरबारी कारीगरों का सरबराह बना दिया। एक दिन बादशाह सुल्तान अपनी बेटी के कमरे में आया तो उसकी नज़र दीवार से लटकी हुई एक कमान पर पड़ी जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। बादशाह ने उस कमान को अपने हाथ में लिया और उसकी बारीकियों को देखकर दंग रह गया। अचानक उसकी नज़र कमान पर कुंदा किए हुए शेर पर पड़ी। उसको पढ़ा, बादशाह के तेवर चढ़ गए। उसने फौरन ज़ियाद बातर को बुलाया और उसे गर्ज कर पूछा, कमान पर यह शेर किसने लिखा है? मैंने लिखा है, ज़ियाद बातर ने जवाब दिया। अच्छा। बादशाह ने आग बगोला होकर कहा, क्या यह कुछ कम था कि मैंने तुमको सब कारीगरों का सरदार बना दिया? अब तुम मेरी बेटी पर प्यार मोहब्बत के शेर भी कहने लगे। उसने जल्लाद को बुलाकर हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दो, लेकिन एक वजीर ज़ियाद बातर के आड़े आ गया। उसकी सिफारिश पर बादशाह ने नौजवान की जान तो बख्श दी, लेकिन उसको शहर से निकाल दिया। ज़ियाद बातर घोड़े पर सवार होकर किसी दूर दराज मुल्क के लिए चल दिया। वो बहुत दिनों तक चलता रहा।
बियाबानों को पार किया, टीलों और पहाड़ों पर से गुजरा और एक दिन एक ऊंचे पहाड़ तक पहुंचा। देखा कि चारों तरफ हरी हरी घास उगी हुई है, हवा साफ और शफाफ है, सारा माहौल इतना रूह अफ़ज़ा है कि हर एक राही को आराम की दावत देता है। इतने में एक बूढ़ा चरवाहा घोड़ों के गले को चराता हुआ नजर आया। ज़ियाद बातर उसके पास गया, उसको अदब से सलाम किया और घोड़े से उतरकर आराम करने के लिए हरी भरी घास पर बैठ गया। बूढ़े ने यह देख कर के नौजवान बहुत थका हुआ है, अपने चमड़े के थैले से एक प्याले में दूध उंडेल कर नौजवान को दिया। वो दूध पी चुका तो बूढ़े ने उससे पूछा, कहाँ से आ रहे हो बेटे? ज़ियाद बातर ने अपनी आप बीती बूढ़े को सुना दी। बूढ़े को उस पर रहम आ गया। उसने पूछा, अब कहाँ जा रहे हो? अब कहाँ जाना है बाबा? ज़ियाद बातर ने जवाब दिया, वो राही जो घर से बेघर हो गया हो, अपने मुल्क से निकाल दिया गया हो, जा ही कहाँ सकता है। बस यूं ही चला जा रहा हूँ जहाँ सींग समाए। मैं कितने ही सालों से यहाँ पहाड़ी लोगों के घोड़ों को चराता हूँ। बूढ़े ने कहा, मैंने अपने बाप दादा से यही चरवाहे का काम सीखा था। ये जिंदगी तुम्हें पसंद हो तो मेरे साथ रहो, मेरे बेटे बनकर रहो। बूढ़े की यह बात ज़ियाद बातर को बहुत पसंद आई। उसने खुश होकर कहा, बाबा, आप मुझको अपने पास रखना चाहते हैं और फिर अपना बेटा बनाने को भी तैयार हैं, तो मैं बड़ी खुशी से आपके साथ रहूँगा। इस तरह ज़ियाद बातर बूढ़े चरवाहे के साथ रह गया और घोड़े चराने लगा। उसने पत्थर फेंकना अच्छी तरह सीख लिया था। जब घोड़ों के गले पर दरिंदे हमला करते तो ज़ियाद बातर इस तरह पत्थर फेंकता कि वो निशाने पर लगते और दरिंदे भाग खड़े होते। उसने बहुत से दरिंदों को इस तरह मार भी डाला। पहले हर साल खूनख्वार जानवरों से घोड़ों को जाने कितना नुकसान होता था। अब घोड़े बड़े चैन और आराम से चरने लगे। ज़ियाद बातर की शोहरत कोहिस्तान पर दूर दूर तक फैल गई। ज़ियाद बातर अपने बूढ़े बाबा के साथ अपने घोड़े चराता रहे। और अब हम शहज़ादी कमर खान का कुछ हाल सुनते हैं। शहज़ादी कमर खान किसी से जिक्र तो नहीं करती थी कि उसे ज़ियाद बातर से मोहब्बत है, लेकिन उसने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि अगर शादी करूंगी तो सिर्फ ज़ियाद बातर से। जिस दिन बादशाह सुल्तान ने जलाद ज़ियाद बातर को शहर से निकाल दिया, उसी दिन से कमर खान की नज़रों में दुनिया ने स्याह चादर ओढ़ ली। वो दिन दिन भर ज़ियाद बातर के ख्यालों में डूबी रहती और सारी रात रोते हुए गुजारती थी। उसने बहुत दिनों तक अपना राज सीने में छुपाए रखा। उसकी 40 कनीज़ें थीं। सबसे बड़ी कनीज़ का नाम था हुमायूं। आखिर एक दिन शहज़ादी कमर खान से रहा न गया और उसने अपनी कनीज़ हुमायूं को अपने दिल का हाल सुना दिया। अपना गम गल्त करने के लिए वो अक्सर शिकार खेलने जाने लगी। मौसम बहार में एक दिन कमर खान अपने बाप से इजाज़त लेकर अपनी कनीज़ों के साथ शिकार खेलने निकली। उन सब ने मर्दाना लिबास पहन रखे थे। घोड़ों पर सवार वो एक जंगल में पहुंची। वहां उन्होंने कई परिंदों को शिकार किया, लेकिन उसे उनका जी न भरा और वो कोई जानवर तलाश करने लगी। दूर से एक पहाड़ दिखाई दिया। वो इतना ऊंचा था कि जैसे आसमान को छू रहा हो। कमर खान अपनी कनीज़ों के साथ घोड़े को दौड़ाती हुई उस पहाड़ तक पहुंची। अचानक एक घाटी पर उसे एक भेड़िया निकल आया। कमर खान ने फौरन तीर मारकर उसको हलाक कर दिया। उसने घोड़े से उतरकर भेड़िए की खाल उतारी और अपनी एक कनीज के हाथ में थमा दी और फिर सब घोड़ों पर चढ़कर आगे चल पड़ी। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंची। वहां एक हिरनी चरती हुई नजर आई। उसके कानों में सोने के हलके थे, सींगों पर सोने की मोहरें लगी हुई थी और उसकी गर्दन बेशकीमत हारों से सजी हुई थी। हिरनी ने कमर खान का दिल मोह लिया और उसने उसे जिंदा पकड़ने का फैसला कर लिया। कनीज़ें हाथों में रस्सियां लेकर हिरनी को घेरने की कोशिश करने लगी। कमर खान ने उस पर फंदा फेंका, लेकिन चौंक गई। उसने 3 दफ़ा कोशिश की, मगर हिरनी हाथ न आई। कनीज़ों के सामने उसको अपनी नाकामी पर बड़ी शर्म आई। वो अपने घोड़े को दौड़ाती हुई हिरनी का पीछा करती रही। उसका घोड़ा तो हवा से बातें कर रहा था, लेकिन फिर भी हिरनी तक किसी तरह नहीं पहुंच पाया था। कमर खान हिरनी का पीछा करती हुई अपनी कनीज़ों से बहुत आगे निकल गई। फिर हिरनी और कमर खान का घोड़ा दोनों कनीज़ों की नज़रों से ओझल हो गए। दौड़ते दौड़ते हिरनी भी थक गई
और कमर खान का घोड़ा भी बेहाल हो गया। हिरनी हाँफती हुई एक गार के अंदर घुस गई। शहजादी बहुत खुश हुई कि बस अब हिरनी हाथ आ गई। ये सोचकर वो भी हिरनी के पीछे पीछे गार के अंदर दाखिल हुई। लेकिन अंदर जाकर क्या देखती है कि गार में दूसरी तरफ को भी रास्ता है और हिरनी इसी में से बाहर निकल गई है। शहजादी फिर घोड़े पर चढ़कर हिरनी का पीछा करने लगी। हिरनी के पीछे पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए वो उस पहाड़ तक जा पहुंची जहां ज़ियाद बातर घोड़े चरा रहा था। किसी शिकारी को हिरनी का पीछा करते हुए देखकर ज़ियाद बातर ने हिरनी पर जोर से एक पत्थर फेंका। पत्थर निशाने पर लगा। हिरनी की एक सींग टूट गई और वो खुद भी गिर पड़ी। ये देखकर शहजादी कमर खान को गुस्सा आ गया। उसने अपनी तलवार गलाफ से खींच ली और गरज कर ज़ियाद बातर से कहा, अबे चरवाहे, गुस्ताख कहीं के, ये तुमने क्या कर डाला? मैं मारना चाहती तो इसको कभी की मार चुकी होती। मैं तो इसको जिंदा पकड़ना चाहती थी। तू कौन होता है दूसरों की हिरनी पर पत्थर फेंकने वाला? ये कहते हुए कमर खान चरवाहे पर तलवार से वार करने ही वाली थी कि अचानक एक चट्टान के पीछे से एक हिब्बतनाक शेर निकल आया। कमर खान का घोड़ा घबराकर पीछे हट गया। कमर खान घोड़े पर से गिर पड़ी और तलवार से उसका एक हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। इधर ज़ियाद बातर ने शेर को देख लिया और उस पर एक पत्थर खींच कर मारा। शेर शहजादी पर हमला करने ही वाला था कि पत्थर उसके सर पर जा लगा और वो वहीं गिर के ठंडा हो गया। ज़ियाद बातर दौड़कर शिकारी के पास आया। देखा कि एक नकाब पोश नौजवान जख्मी होकर बेहोश हो गया है। उसने फौरन अपना कुर्ता उतारा और उसको फाड़कर नौजवान के जख्मी हाथ पर उसकी पट्टी बांधी। उस नौजवान की जान बचाना चाहे ज़ियाद बातर ने सोचा, अगर ये बेकार में मर गया तो कितनी अफसोसनाक बात होगी। वो जाकर पानी ले आया और नौजवान के मुंह पर छींटे मारे, लेकिन उसे कोई फायदा न हुआ। नकाब हटाकर उसको पानी पिलाना चाहा, ज़ियाद बातर ने सोचा, और उसने शिकारी के चेहरे से नकाब उतार लिया। नकाब के नीचे दबे हुए काले काले घुंघरियाले बाल बिखर गए। ज़ियाद बातर ने देखा कि उसके सामने उसकी महबूबा कमर खान पड़ी हुई है। उसको इतनी खुशी हुई और साथ ही साथ इतना दुख हुआ कि वो बेहोश होते होते रह गया। मेरी जान, ज़रा अपनी आंखें खोलो, ज़रा उठ खड़ी हो, उसने प्यार भरे लहजे में कमर खान से कहा। तुम अपनी तलवार से मुझको मार डालना चाहती थी, लो मार डालो, लेकिन इस तरह बेहोश हवास ना पड़ी रहो। अपनी आंखें खोलो। ज़ियाद बातर कमर खान के पास बैठा हुआ कुछ देर तक इसी तरह की बातें करता रहा, उसकी मिन्नतें करता रहा। बिलाखिर कमर खान को होश आ गया। उसने आंखें खोल दी, देखा कि वही चरवाहा उसके पास बैठा हुआ है और उसकी आंखों से आंसू जारी हैं। उसने चरवाहे के चेहरे की तरफ गौर से देखा तो अपने महबूब को पहचान गई। पहचानते ही दोबारा बेहोश हो गई। इतने में कमर खान की कनीज़ें एक एक करके पहुंचने लगीं। हुमायूं ने शहजादी का सर अपने घुटनों पर रख लिया और रोती हुई उसको होश में लाने की कोशिश करने लगी। उसने उसके जख्म पर मरहम लगा दिया। तब कहीं जाकर शहजादी होश में आई और आंखें खोल दी। कनीज़ें इसरार करने लगीं कि जल्द से जल्द वापस महल चला जाए, लेकिन कमर खान ने कहा, जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं वापस नहीं जाऊंगी। इस जगह एक चश्मा था जिसके किनारे पर 2 सायादार दरख्त उगे हुए थे। कनीज़ों ने शहजादी को ले जाकर उन दरख्तों के साए में लिटा दिया। ज़ियाद बातर भी जाकर पास खड़ा हो गया। कमर खान पड़ी पड़ी सोच रही थी कि ज़ियाद बातर मुझको पहचान गया है या नहीं। उसने चालाकी से ज़ियाद बातर से पूछा, तुम यहाँ कितने अरसे से चरवाहे का काम कर रहे हो? ज़ियाद बातर ने दिल ही दिल में सोचा, मुझे मार डालना हो तो मार डाले, मेरी बला से मैं सच्ची बात ही कहूँगा। ये सोचकर उसने कहा, बस उसी दिन से मैं ये काम कर रहा हूँ जिस दिन से आपके वालिद ने मुझे देश से निकाल दिया था। कमर खान उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, ये मेरा ही कसूर है। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं वालिद साहब से कहकर उनको इस बात पर राज़ी कर लेती कि वो अब से शहर से न निकालें। कमर खान की ये बात सुनकर ज़ियाद बातर बहुत खुश हुआ और अपने मुंह बोले बाप को बुलाने चला गया। अजीज़ मेहमानों की अच्छी तरह खातर तवाज़े करना चाहिए, बूढ़े चरवाहे ने कहा। ये कहकर वो फ़ौरन नज़दीक के गांव जाकर वहां से एक बड़ा सा देग ले आया। फिर फ़ौरन 5 भेड़ों को ज़िबह करके पुलाव तैयार किया। मेहमानों को पुलाव खिलाया
और दूध पिलाया। इसके बाद 15 दिन गुजर गए। शहजादी कमर खान का जख्म काफ़ी भर चला था। उनको यहीं छोड़कर अब आइए ज़रा बादशाह सलामत का हाल सुनते हैं। एक दिन बादशाह सलामत ने अपने एक सरदार को बुलाकर उससे कहा, पूरा 1 महीना हो गया, शहजादी की कोई खबर नहीं मिली। तुम चले जाओ, उसको तलाश करके फ़ौरन महल में ले आओ। ये सरदार बहुत दिनों से शहजादी से शादी करने का आरज़ूमंद था, इसलिए वो जी जान से बादशाह की खिदमत कर रहा था। बादशाह का हुक्म पाकर वो बेहद खुश हुआ और उसी वक्त चंद बहादुर जवानों को साथ लेकर एक मुश्क शराब की अपने घोड़े के थैले में डालकर शहजादी की तलाश में निकल गया। वो सरदार अपने आदमियों के साथ 5 दिन तक शहजादी को ढूंढता रहा और बिलाखिर उसको ढूंढ लिया। उसने देखा कि शहजादी एक दरख्त तले बैठी ज़ियाद बातर से गुफ्तगू में मशगूल है। ये देखकर वो जल गया, लेकिन शहजादी को नाराज़ करने की उसे जुर्रत न हुई। घोड़े से उतरकर शहजादी के पास गया, झुककर सलाम किया और बड़े अदब से कहा, बादशाह सुल्तान आपकी कोई खबर ना पाकर बड़े परेशान हैं और उन्होंने मुझे आपको तलाश करने भेजा है। सरदार और उसके आदमियों को बिठाकर उनकी खातिर मदारत की गई। सरदार ने अपने थैले से शराब की मुश्क निकाल कर लड़कियां प्यालों में शराब भर भर के देने लगीं। सरदार ने शराब के 2 प्याले पी लिए तो उसका सर चकराने लगा, आंखें लाल हो गई, रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा। वो हर तरह की बातें करके ज़ियाद बातर को तंग करने लगा। ज़ियाद बातर भी वैसे ही जवाब देने लगी। अरे तू मुझसे अब हुज्जत भी करने लगा, गरूर के पुतले, गर्म खून, सरदार ने चीख कर कहा। और फिर वो उठ खड़ा हुआ और ज़ियाद बातर के एक घोंसा मार दिया। ज़ियाद बातर ये तौहीन न सह सका और उसने भी सरदार के घोंसा रसीद किया। सरदार के मुंह से झाग निकलने लगा। वो गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। उसमें से खून हद से ज़्यादा था। सरदार के जवान ज़ियाद बातर पर टूट पड़े, हाथापाई होने लगी। ज़ियाद बातर ने उन सबको ठिकाने लगा दिया। जब ये सब हो चुका तो ज़ियाद बातर ने कमर खान से कहा, अब मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, आओ हम किसी दूसरे मुल्क चले जाएं। कमर खान राज़ी हो गई। उसने अपनी कनीज़ों को वापस भेज दिया और उनसे ताकीद की, अगर अब्बा जान पूछें तो कहना कि कमर खान किसी दूसरे मुल्क को चली गई है। कनीज़ों ने रोते धोते महल की राह ली। ज़ियाद बातर और कमर खान दोनों बूढ़े चरवाहे को अलविदा कहकर अपने घोड़ों पर सवार हुए और एक तरफ को चल पड़े। वो थोड़ी दूर चलते, कुछ देर शिकार खेलते और फिर आगे चल पड़ते। इसी तरह वो कई दिन तक चलते रहे और शहर हेरात पहुँचे। इन दिनों हेरात में बादशाह हुसैन मिर्ज़ा हुकूमत करता था। ज़ियाद बातर और कमर खान दोनों जाकर एक कारवां सराय में उतरे। ज़ियाद बातर एक लोहार की दुकान में काम करने लगा। कुछ दिन बाद उन दोनों ने शादी कर ली। एक दिन एक अमीर आदमी ज़ियाद बातर के पास आया और उसे कहने लगा, तुम लोग कारवां सराय में क्यों रहते हो? मैंने अपने मोहल्ले में तुम लोगों के लिए एक मकान ठीक कर लिया है, चलो वहीं चल कर रहो। ज़ियाद बातर तैयार हो गया। जाकर देखा तो मकान उसको पसंद आया। उसने अपनी कमाई में से थोड़ी रकम जमा कर रखी थी। कीमत अदा करके मकान ले लिया और मियाँ बीवी दोनों उस मकान में मुंतकिल हो गए। उस अमीर आदमी के एक नौकर था जो पहले डाकू रह चुका था। अमीर आदमी ने एक दिन उसको बुलाकर कहा, तुम आज रात कहीं बाहर ना जाना, तुम्हारे लिए एक काम है। आधी रात के वक्त वो अमीर आदमी उस नौकर को साथ लेकर ज़ियाद बातर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने ये मनसूबा बनाया था कि जब ज़ियाद बातर सो जाए तो अंदर जाकर उसको मार डाला जाए और उसकी बीवी को उठा लाया जाए। ज़ियाद बातर सो गया था, लेकिन कमर खान जाग रही थी। कदमों की आहट सुनकर उसने शोहर को जगाया। ज़ियाद बातर बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास गया और उसकी दरारों में से झांका तो देखा कि बाहर 2 आदमी खड़े हैं। उसने वापस आकर तकिए के नीचे से अपनी छुरी उठा ली और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। बाहर आते ही वो डाकू से गुत्थम गुत्था हो गया। इधर कमर खान दौड़ कर आई और अमीर के मुंह पर इस जोर से एक घूंसा मारा कि उसका मुंह फौरन सूज गया। इधर ज़ियाद बातर ने डाकू का काम तमाम किया और उधर कमर खान अमीर को ज़मीन पर गिराकर उसका गला घोंटने लगी। अमीर गिड़गिड़ा रहा था कि मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। कमर खान सोचती थी कि इसको जान से मार डालना ही अच्छा है, लेकिन ज़ियाद बातर ने कहा
अच्छा छोड़ो, इस गुंडे बदमाश को छोड़े देते हैं। जा जल्दी यहाँ से दफा हो जा, और फिर कभी ऐसी शरारत न करना। अमीर भागता हुआ अपने घर आया, जहाँ उसने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर बादशाह से इसकी शिकायत करूं। अगले दिन सुबह को उसने अपने फूले हुए गाल पर कपड़ा बांध लिया और बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह हुसैन मिर्जा अपने तख्त पर बैठा हुआ था और दरबारी लोग उसके दोनों तरफ सफ बांधे खड़े थे। वो अमीर आदमी फरियाद करने लगा, बादशाह आलम, कुछ दिन हुए हमारे शहर में कहीं बाहर से एक आदमी आया था। कौन सा आदमी है, कहाँ से आया है, उसका किसी को कुछ पता नहीं। उसके साथ एक लड़की भी थी। ये सोच कर के ये शरीफ आदमी होंगे, मैंने अपना एक मकान सस्ते दामों उनको फरोख्त कर दिया। उसने उनको बसाया, मगर उन कमीनों ने मार मार कर मेरा कचूमर निकाल दिया। हजूर, आप उन आवारा बदमाश लोगों को सजा दीजिए और उनको शहर से निकलवा दीजिए। बादशाह को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा, ऐसे लोगों को शहर से निकाल देना कम है, उनको कत्ल कर देना चाहिए। बादशाह के सिपाही गए और ज़ियाद बहादुर और कमर खान को पकड़कर बादशाह के पास लाए। बादशाह ने कमर खान को देखा तो देखता ही रह गया। फिर उसने बड़े रौब से ज़ियाद बहादुर से पूछा, तुम इस हसीना को कहाँ से लाए हो? ज़रूर कहीं से अगवा करके लाए होगे, ये बात खुद इससे पूछिए। ज़ियाद बहादुर ने जवाब दिया, हसीना को छोड़कर तुम खुद शहर से निकल जाओ। बादशाह ने ज़ियाद बहादुर से कहा। जब ज़ियाद बहादुर उस पर तैयार न हुआ तो बादशाह ने जल्लाद को बुलाकर हुक्म दिया कि ले जाकर इसको कत्ल कर दो। सिपाही ज़ियाद बहादुर की मुश्कें कस कर उसको कत्ल करने के लिए ले चले, लेकिन महल से बाहर निकलने पर ज़ियाद बहादुर ने एक बार जोर लगाया तो रस्सी टूट गई और वो सिपाहियों को मार कर भागता हुआ उस लोहार के घर आया जिसके यहाँ काम करता था। उसने सारा किस्सा सुनाया तो लोहार ने उससे कहा, यहाँ से थोड़े फासले पर एक गार है, तुम उस गार में जाकर छुप जाओ। मैं शहर जाकर लोगों से सब हाल मालूम करूँगा और आकर तुम्हें बता दूंगा। ज़ियाद बहादुर ने ऐसा ही किया। अब ज़रा कमर खान का हाल सुनिए। बादशाह ने पहले तो कमर खान से नरमी से बातें की, उसको लालच दिया और कहा, मैं तुमको सोने चांदी से लाद दूंगा। जितनी दौलत तुम्हारे पास होगी उतनी दुनिया के किसी शहजादी के पास नहीं होगी। तुम मेरे महल में रहो, मेरी बीवी बन जाओ। लेकिन कमर खान किसी तरह राजी न हुई। तब बादशाह ने उसको जेल में बंद कर दिया। बादशाह के बाग में एक जिंदान था जिसका किसी को पता नहीं था। बादशाह के हुक्म पर कमर खान को उसी जिंदान में डाल दिया गया। उधर जब बादशाह को मालूम हुआ कि ज़ियाद बहादुर भाग गया है तो उसने हुक्म दिया कि शहर के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं और भगोड़े को पकड़कर लाया जाए। बादशाह के आदमियों ने बहुत तलाश किया लेकिन ज़ियाद बहादुर कहीं नहीं मिला। जब रात हुई तो लोहार ज़ियाद बहादुर के पास गार में आया। वो दोनों बहुत देर तक इस बात पर गौर करते रहे कि क्या किया जाए। आखिर लोहार ने राय दी, बादशाह हुसैन का नवाई नाम एक वज़ीर है, तुम उसके पास चले जाओ और उसका सारा हाल सुना दो। वो बहुत मुनसिफ मिजाज आदमी है, तुम्हारी ज़रूर कोई मदद करेगा। ज़ियाद बहादुर आधी रात के वक्त गार से निकलकर वज़ीर नवाई के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? ज़ियाद बहादुर ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे एक मामले में हज़रत नवाई की सलाह लेना ज़रूरी है। अली शेर नवाई आमतौर पर आधी रात और कभी कभी तो सुबह तक बैठे शेर कहा करते थे। आज भी वो अभी तक जाग रहे थे, शायद रोज़ की तरह कोई गज़ल लिख रहे थे। नौकर ने आकर खबर दी, हजूर, वहाँ दरवाजे पर कोई नौजवान खड़ा है, कहता है कि बहुत दूर से आया है, किसी मामले में आपकी सलाह लेना चाहता है। नवाई ने कहा कि उसको ले आओ। ज़ियाद बहादुर नवाई के कमरे में आया और अदब से झुककर सलाम किया। नवाई ने बैठने के लिए कहा। वो बैठ गया और वज़ीर नवाई का सारा किस्सा कह सुनाया। नवाई ने उसको तसल्ली दी, फिक्र मत करो, बादशाह कमर खान को कत्ल नहीं करवाएगा। कल मैं जाकर उसका हाल मालूम करूँगा और तुम्हें खबर करा दूँगा। अगले दिन सुबह ही वज़ीर नवाई महल में पहुँचे और शाही बाग में टहलने लगे। माली ने आकर उनको सलाम किया और ताज़ा फूलों का गुलदस्ता बनाकर पेश किया। नवाई को मालूम था कि बादशाह ने अपने बाग में खुफिया जिंदान बनवा रखा है और माली बाग और जिंदान दोनों की रखवाली करता है, लेकिन इस सब का किसी को इल्म नहीं है। चनाचे वज़ीर नवाई ने माली से कहा, कहते हैं कि कोई हसीना जिंदान में पड़ी हुई है, इसका तुम्हें कोई पता है? जी हाँ, पता है हजूर,
खुद बादशाह ही ने उसको जिंदान में डलवा दिया है। अली शेर नवाई अपने घर वापस आए और अपने एक आदमी के जरिए ज़ियाद बातर को खबर करा दी कि कमर खान सही सलामत है। इसके बाद उन्होंने अपने आदमियों से कहा कि जिंदान तक एक सुरंग खोद दी जाए। 3 दिनों के अंदर ये सुरंग तैयार हुई। इसी सुरंग के रास्ते कमर खान को शाही जिंदान से निकालकर नवाई के घर लाया गया। नवाई ज़ियाद बातर को बुला लाए और उससे कहा, तुम मियाँ बीवी दोनों आराम से मेरे घर में रहो, यहाँ कोई तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकता। मियाँ बीवी दोनों वजीर नवाई के घर 3 साल तक रहे। कमर खान के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो चलने भी लगा। एक दिन नवाई बाग से गुजर रहे थे कि देखा बच्चा नाली के पास बैठा पानी से खेल रहा था। उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया, एक फूल तोड़कर उसके हाथ में दिया और उसको उठाए हुए ज़ियाद बातर के कमरे के दरवाजे पर आए। अचानक ज़ियाद बातर के ये अल्फाज उनके कानों में पड़े, कमर खान प्यारी रो नहीं, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि प्यारी माँ की याद तुम्हें सता रही है, तुम उनके दीदार के लिए तरसती हो, मगर क्या किया जाए, सब्र से काम लो, अपने आप को यूं हलकान ना करो। मुझे भी अपना वतन बहुत याद आता है, मगर हम बेचारे करें तो क्या करें। ये बात सुनकर नवाई अंदर कमरे में गए। कमर खान ने फौरन अपने आंसू पोंछ डाले और उठकर नवाई को सलाम किया। नवाई ने कहा, बेटी तुम परेशान ना हो, 1 महीना और गुजरने दो, तब फिर मैं खुद तुमको तुम्हारे वतन पहुंचा दूंगा और सब बातें तुम्हारे बाप को समझा दूंगा। 1 महीना गुजर गया। उनके आदमियों ने सफ़र पर निकलने से 1 हफ्ता पहले ज़ियाद बातर और कमर खान को खुफिया तौर पर ले जाकर पहाड़ में एक जगह छुपा दिया। तैयारी मुकम्मल होने पर नवाई सफ़र पर निकले और रास्ते में पहाड़ पर जाकर उन लोगों को अपने साथ ले लिया। कई दिनों तक चलकर और एक लंबा रास्ता तय करके वजीर नवाई और उनके साथी कमर खान के मुल्क में पहुंच गए। नवाई की आमद की इत्तला पाकर बादशाह सुल्तान ने अपने लोगों को उनके इस्तकबाल के लिए भेजा। बादशाह सुल्तान वजीर नवाई से बड़े इत्तेफाक से मिला और उनकी खूब खातरदारी की। नवाई ने उसके यहाँ कई दिन तक मेहमान रहे। एक दिन उन्होंने बादशाह सुल्तान से कहा, हज़रत अली, मैं आपके दरबार में इसलिए आया हूँ कि 2 गुनहगारों की तरफ से आपसे मुआफ़ी मांगूँ। अगर आपने उनको माफ़ कर दिया तो मैं कुछ दिन और आपके यहाँ मेहमान बनकर रहूँगा, वरना आज ही वापस चला जाऊँगा। बादशाह सुल्तान ने फ़ौरन जवाब दिया, हुजूर, जब आप कहते हैं तो मैं उनको माफ़ किए देता हूँ, चाहे उन्होंने मेरे बाप ही का कत्ल किया हो। कहिए वो कौन लोग हैं? अली शेर नवाई ने ज़ियाद बातर और कमर खान दोनों को बुलवाया। शहजादी कमर खान आते ही अपने बाप के सीने से लग गई। मारे खुशी के बादशाह बेहोश हो गया। जब उसको होश में आया तो उसने रोते हुए अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम इतने दिनों तक कहाँ रही? उस वक्त ज़ियाद बातर बादशाह के पास आया। उसको देखते ही बादशाह आग बगोला हो गया और उसको कत्ल करवाना चाहा, लेकिन वजीर नवाई ने उसको उसका वादा याद दिलाया और उसको लाचार होकर एक अदना चरवाहे को अपना दामाद मान लेना पड़ा। नवाई बादशाह सुल्तान के यहाँ कुछ दिन और रहे और फिर रात अपने घर लौट गए। ज़ियाद बातर और कमर खान दोनों जीते जी नवाई को मोहब्बत और अकीदत से याद करते रहे। जब नवाई अपने मुल्क चले गए और ज़ियाद बातर बीवी और बच्चे के साथ शाही महल में रह गया तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि एक आदमी को भेजकर उस बूढ़े चरवाहे को अपने पास बुला लिया, जिसके साथ मिलकर वो पहाड़ पर घोड़े चराया करता था और जिसने उसको अपना बेटा बनाया था। ज़ियाद बातर ने एक सायादार बाग में अपने मुँह मोले बाप के रहने का इंतज़ाम कर दिया। इस तरह ये लोग सब बड़े आराम से ज़िंदगी बसर करने लगे। ज़ियाद बातर को आम लोगों से बहुत मोहब्बत थी। वो गरीब और नंगे भूखे नौकरों की हमेशा जी खोल कर मदद करता रहा। प्यारे दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।